एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं सब मजे में होंगे और अपने अपने पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले वीडियोस को अटेंड करके अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। किसी एक सर्कुलर लूप में जब करंट फ्लो करेगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। तो आज हम लोग वही देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। जब एक सर्कुलर लूप से करंट फ्लो करता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। तो एक सर्किट पहले ले लेते हैं सर्कुलर लूप से। तो ये हो गया हमारा सर्किट। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे की है, एक बैटरी है और एक रियोस्टेट है। तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट का फ्लो कुछ इस तरीके से हमें करंट का फ्लो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट रेडी है। तो अब इस सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। जैसे कि हमने पिछले क्लास में दो रूल सीखे थे। क्या था वो दो रूल? एक था राइट हैंड थंब रूल और एक था मैक्सवेल स्क्रू रूल। राइट हैंड थंब रूल में क्या था, जिस तरफ करंट का डायरेक्शन होता है हम उसमें थंब को प्लेस करते हैं और बाकी फिंगर्स को जब हम लोग फोल्ड करते हैं, जो फिंगर्स का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो अब इसमें जब हम लोग एक इतने बड़े सर्कुलर लूप का सिर्फ एक स्मॉलेस्ट, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट लेते हैं, तो मान लेते हैं ये वाला पार्ट 1 सेंटीमीटर का हम लोग लेंथ लेंगे। अब जब इस स्मॉलेस्ट पार्ट को हम यहां पे रिप्लेस करते हैं कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। तो अगर अभी आप देखें इसको तो ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह लगेगा आपको। अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से बना दें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ये वाला पार्ट, जब इस वाले पार्ट को मतलब ए और बी, ये ए और बी है, ये वाला पार्ट हम ए और बी कर लेते हैं। अब यहां से करंट फ्लो कर रहा है बी टू ए। तो इस वाले पार्ट को अगर हम ध्यान से देखें, जब इस वाले पार्ट को हम मैग्नीफाइड करके यहां पे ड्रॉ करते हैं तो आप यहां पे क्लियरली इस चीज को देख सकते हैं। क्या ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह है। तो अब यहां पे हमने क्या लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड जब हम लोग थंब रूल लगाते हैं तो ये हमारा राइट हैंड है और इस राइट हैंड को जब हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये यहाँ पे जैसे ही हम लोग प्लेस करते हैं राइट हैंड, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे और सारे फिंगर्स को हम लोग क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे इजीली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बन रहा है, कुछ इस तरीके से। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा तो यही चीज यहां पे भी होगा, क्योंकि ये अपवर्ड है और यहां पे क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक, हमारा फिंगर्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ये कुछ इस तरीके से। ये आप समझ में आ गया होगा। अब ये वाला पार्ट को हम ले लेते हैं। ठीक, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को हम लोग यहां पे लिख दिए सी एंड डी। ये पार्ट हो गया सी और ये वाला पार्ट हो गया डी। अब इसको थोड़ा सा मैग्नीफाइड करके हम लोग यहां पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया कुछ इस तरीके से। इस पार्ट को हमने लिखा सी और इस पार्ट को हमने लिखा डी और यहां पे हो गया ये इस डायरेक्शन में है। तो यहां पर हम लोग साफ देख सकते हैं करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, स्ट्रेट करंट कंडक्टर है। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। राइट हैंड थंब रूल में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड, थंब का डायरेक्शन डाउनवर्ड। सारे फिंगर्स को हम लोग फोल्ड करेंगे। जब हम लोग सारे फिंगर्स को फोल्ड करते हैं तो सारे फिंगर्स हमारे क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पे ये हुआ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो सेम सीडी के एडिशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये
डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक एंड पे डायरेक्शन अलग है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इस जगह पे करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है और इस डायरेक्शन पे करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसीलिए यहाँ पे करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो जा रहा है, क्लॉकवाइज। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट अपवर्ड की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। तो ये हम लोग सर्कुलर लूप में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड्स को निकाल सकते हैं। और एक कि इसमें कुछ वैरी करता है, कुछ चीजें हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड किस चीज पे, तो हम लोग देखते हैं। पहला चीज है जिसपे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा, विल बी I विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, मतलब जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दूसरा चीज कि the radius, if the radius of the loop is smaller, if the radius of the loop is smaller, then the magnetic field will be maximum, then the magnetic field will be maximum, क्योंकि जितना ज्यादा, देखिए जितना ज्यादा छोटा लूप होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उतना ही यहाँ पे डेंस हो जाएगा, उतना ही ज्यादा डेंस हो जाएगा, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और जितना ज्यादा सर्कुलर लूप बड़ा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या हो जाएगा, उतना ही कम होते जाएगा, दूर होते जाएगा। देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, मतलब रेडियस ऑफ द लूप, मतलब जितना ज्यादा बड़ा लूप होगा उतना ही उसका स्ट्रेंथ वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे रेडियस, लूप का रेडियस हम लोग छोटा करते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड वहां पे स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, और दूसरा चीज है जिसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, जितना ज्यादा सर्कुलर लूप होगा वहां पे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। जितना ज्यादा सर्कुलर लूप होगा, जितना नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वहां पे का स्ट्रेंथ जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, स्ट्रेंथ भी मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा। तो ये तीन बेसिस पे हम लोग सर्कुलर लूप में डिफाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जितना ज्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, जितना ज्यादा बड़ा सर्कुलर लूप होगा उतना ही कम स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का, और जितना छोटा सर्कुलर लूप होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सर्कुलर लूप, जितना ज्यादा टर्न्स होगा, जितना ज्यादा सर्कुलर लूप होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस होगा। तो ये कुछ थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। अब ये सर्कुलर लूप में जो करंट का डायरेक्शन है उसके वजह से दो पोल्स क्रिएट होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो द पोल्स इन ए सर्कुलर लूप, किसी भी सर्कुलर लूप में नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिपेंड करता है करंट का डायरेक्शन पे। करंट जिस डायरेक्शन में होगा उसके बेसिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसी के बेसिस पे हम लोग यहां पे बता सकते हैं कि कौन सा पोल क्रिएट होता है। चलिए देखते हैं कि डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन पे कौन सा पोल क्रिएट होता है, करंट के कौन से डायरेक्शन में कौन सा पोल क्रिएट होगा। So the polarity of the face of the coil can be determined by the direction of the electric current। जो करंट का डायरेक्शन होगा उसके बेसिस पे हम लोग कॉइल के पोलैरिटीज को डिटरमाइन कर सकते हैं, और इसको हम लोग डिटरमाइन करने के लिए एक रूल का यूज करते हैं जिसका नाम है क्लॉक रूल। तो व्हाट इज क्लॉक रूल? क्लॉक रूल के अकॉर्डिंग कॉइल का जो भी फेस हमारी तरफ होगा, हम जिस फेस पे कॉइल को देख रहे हैं उस फेस में जो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसके बेसिस पे हम लोग पोल्स ऑफ ए कॉइल को लिखते हैं, कॉइल के पोल्स को डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा ये वाला फेस हमारी तरफ है और इस वाले फेस का करंट का डायरेक्शन इस वक्त करंट का डायरेक्शन इसका कुछ इस तरीके से है, क्लॉकवाइज।
ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त करंट का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज। तो ये इस वक्त हम इसको सामने से देख रहे हैं और इसको जब हम लोग सामने से देख रहे हैं इस वक्त करंट का डायरेक्शन हो रहा है क्लॉकवाइज। तो जब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है तो वहां पे कौन सा पोल क्रिएट होगा, साउथ पोल। तो वो कौन सा पोल होगा, साउथ पोल। और इसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, देखिए यहाँ पे करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, डाउनवर्ड। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना दीजिए एरो के साथ। अब यहाँ पे करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, अपवर्ड। तो ये कुछ हम लोग करंट के साथ अपवर्ड की तरफ बना दिए और यहाँ पे क्या करिए, इसको मिला दीजिए। कैसा बन रहा है, कुछ साउथ पोल सोया हुआ लग रहा है, इसको थोड़ा अच्छा से और बना सकते हैं। तो देखिए बनाने के लिए देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या कर दिए, ये नीचे की तरफ और यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ। अब हम लोग क्या कर दिए, इसको मिला दिया। तो ये कैसा बन गया, साउथ पोल की तरह। ये अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्या है, साउथ पोल। जब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा तो कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा। और जब करंट का डायरेक्शन कुछ यहाँ पे अभी हम लोग देख लेते हैं इसमें, जब करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो कैसा होगा, जब करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो पोल होगा नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल कैसे, यहां पे देखिए करंट का डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। करंट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल ही यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ तो ऊपर की तरफ शो किए, यहाँ पे करंट नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ शो किए। अब इन दोनों लाइन को मिला दी, कौन सा पोल बना, नॉर्थ पोल। तो जब भी करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, जब भी करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा इन कॉइल, देन इट विल बी ए साउथ पोल। और जब करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा तब उस समय वहां पे नॉर्थ पोल क्रिएट होता है। तो इसी क्लॉक रूल के मदद से कॉइल्स के पोलैरिटीज को हम लोग जान सकते हैं इजीली। तो जब भी if the direction of the current will be clockwise then it will be a south pole, and if the direction of the current will be anti-clockwise then it will be a north pole। ठीक है। तो अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू ए सोलिनॉइड। अब सोलिनॉइड किसे बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स का लाइंस को हम लोग पहचानेंगे समझेंगे, लेकिन किसमें, एक सोलिनॉइड में। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि सोलिनॉइड होता क्या है। तो अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सोलिनॉइड के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सोलिनॉइड। आगे बढ़ने से पहले जान ले सोलिनॉइड किसे कहते हैं, व्हाट इज ए सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड इज ए कॉइल हैविंग मेनी नंबर ऑफ circular turns, many number of circular turns of insulated copper wire wounded closely, very closely in the shape of a cylindrical tube। तो what is solenoid? solenoid वो है जब insulated copper wire को हम many number of circular loops में, number of circular turns में इसको wound कर दें in the shape of a cylindrical tube। तो इस कंडीशन में हम इसे क्या कहते हैं, एक सोलिनॉइड कहते हैं। तो अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड्स निकालने से पहले सोलिनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है। क्यों बार मैग्नेट की तरह काम करता है, जस्ट इससे पहले क्लॉक रूल की मदद से हमने ये देखा किसी भी कॉइल में पोलैरिटीज हम लोग निकाल सकते हैं। उस कॉइल के पोलैरिटीज मतलब उस पे पोल्स हम लोग निकाल सकते हैं, कौन सा फेस कौन से पोल की तरह एक्ट करेगा। क्लॉक रूल के मदद से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, अगर किसी एक फेस की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में द पोल विल बी नॉर्थ पोल, एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी क्लॉकवाइज, अगर डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, then it will be south pole। तो वो कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल। तो जैसे कि ये सोलिनॉइड एक कॉइल के शेप में है, सिलिंड्रिकल ट्यूब के शेप में है, तो यहां पे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा, ये साउथ पोल क्रिएट करेगा।
क्योंकि इसमें पोल्स हो जा रहा है, यहाँ पे पोलैरिटीज है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, और हम लोग जानते हैं जब पोल्स क्रिएट होते हैं तो वो एक बार मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। तो ये सोलेनॉइड विल वर्क लाइक ए बार मैग्नेट। इसीलिए हम लोग जब भी बात करेंगे सोलेनॉइड के बारे में तो सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अब हम लोग कैसे निकालेंगे, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, पहले वीडियो में, जहां पे मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, वो नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलते हैं और कहां एंटर करते हैं, साउथ पोल में एंटर करते हैं। ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब आपको समझ में आया होगा सोलेनॉइड किस तरह से बिहेव करता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर में जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है सोलेनॉइड के अंदर, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा पूरे सोलेनॉइड के अंदर में, ठीक है। बाहर में वो वैरी करेगा, उसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी यूनिफॉर्म, ठीक है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो अब आपको पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन सोलेनॉइड में किस तरीके का बिहेव करता है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, क्योंकि सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। सोलेनॉइड खुद एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसमें हम लोग को पता है सॉलिड तो फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगा। अब कुछ चीजें जिसपे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा सोलेनॉइड में, क्या क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मतलब जितना ज्यादा करंट का इंटेंसिटी होगा कॉइल में, सोलेनॉइड में जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का। दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स। जितना ज्यादा सर्कुलर टर्न्स होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। तो और तीसरा चीज है इनके बीच का डिस्टेंस, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस, जितना क्लोजली नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे और इसका लेंथ को अगर हम लोग डिक्रीज कर देते हैं, द एयर गैप between the north pole and the south pole, it will be minimum, then the magnetic strength will be maximum. If the distance between the air gap between the north pole and the south pole will be minimum, then the magnetic strength between its poles will be maximum. तो उसका strength क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी जिसपे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को समझ सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में समझ सकते हैं। सिंपल सी बात है क्या, इफ द करंट विल बी स्ट्रॉन्गर देन द मैग्नेटिक फील्ड विल, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो विल बी स्ट्रॉन्गर, एंड इफ द नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स विल बी इंक्रीज्ड देन द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ विल बी आल्सो इंक्रीज्ड। तो अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे कहते हैं, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ नहीं, जब किसी सोलेनॉइड के अंदर में एक सॉफ्ट आयरन कोर को हम लोग इंसर्ट कर देते हैं, जब यही सर्कुलर टर्न्स, सोलेनॉइड के जो सर्कुलर टर्न्स है वो किसी सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वाउंड किया जाएगा सर्कुलर टर्न्स को, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगते हैं, एंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट। लेकिन इसे हम टेम्पररी मैग्नेट की तरह कहते हैं। क्यों टेम्पररी मैग्नेट कहते हैं, क्योंकि जब तक इसमें हम करंट फ्लो कराएंगे तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को ये शो करता है। इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। कब, जब इसी सोलेनॉइड के अंदर में हम लोग एक सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट कर देते हैं, या फिर ऐसे कहें कि जब किसी सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हम लोग किसी भी कॉपर, इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाउंड करेंगे इन द नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स में, ठीक है, तो ये एक क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे कहते हैं।
What is an electromagnet? When a solenoid is wounded on a soft iron core. बस सिंपल, जब किसी सोलेनॉइड को किसी सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वाउंड किया जाएगा तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है, और इसके ऊपर जब किसी कॉइल को वाउंड किया जाएगा, कैसे वाउंड कर रहे हैं, देखिए कुछ इस तरीके से, ये उसके पीछे वाला पार्ट मान लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, यहां पे एक की दे देते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जब किसी सोलिनॉइड को हम लोग किसी सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर में वाउंड करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। ये किस तरह से बिहेव करेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह, हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों कहते हैं, क्योंकि जब एक सोलिनॉइड खुद एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एक बार मैग्नेट की तरह रिप्रेजेंट करता है, जब इसे एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इसे वाउंड किया जाता है, देन द सॉफ्ट आयरन कोर गेट्स मैग्नेटाइज, और वो मैग्नेटाइज होकर के कुछ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को, मैग्नेटिक जो फील्ड है उसके स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना देता है। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट। लेकिन इसे हम टेम्पररी मैग्नेट भी कहते हैं, इसे हम टेम्पररी मैग्नेट कहते हैं। क्यों टेम्पररी मैग्नेट कहते हैं, क्योंकि इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ तब तक ही है जब तक इसमें हम करंट फ्लो कराएंगे। जैसे इस स्विच को हम ऑफ कर देंगे, जैसे हम यहां से स्विच ऑफ कर देते हैं, करंट का फ्लो रुक जाएगा, तो इसमें किसी भी तरह का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगा, क्योंकि जब तक इसमें करंट फ्लो करेगा, जब तक इसमें करंट फ्लो करेगा, तभी तक ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा। इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत सारा यूज है, लाउड स्पीकर्स में यूज किया जाता है, बेल्स, इलेक्ट्रिक बेल्स वगैरह में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे जगह पे हैं जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जो हैवी हैवी मटेरियल्स है, आयरन स्क्रैप्स है, उन सभी को अलग करने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है। यहां तक कि सर्जरीज वगैरह में जब बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जब किसी भी तरह का मेटल पीसेस बॉडी के अंदर रह जाते हैं, तो उसे निकालने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है। तो बहुत यूज है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का। और ये ज्यादा मोस्ट क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड ए बार मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। तो सी बात है, सबसे पहले डिफरेंस है ये, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी मैग्नेट कहते हैं, और उसे हम परमानेंट, बार मैग्नेट को हम लोग परमानेंट मैग्नेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ करंट फ्लो करेगा तभी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है, नहीं, बार मैग्नेट विल ऑलवेज शो इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बट इन ए इलेक्ट्रोमैग्नेट when a current flows through the solenoid, it will show the magnetic property, unless it will not show the magnetic property. जब तक इससे करंट फ्लो करेगा तभी तक ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा, लेकिन जैसे इसे करंट ऑफ कर देंगे तो इससे किसी भी तरह का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये शो नहीं करने वाला है। इसीलिए इसे हम टेम्पररी मैग्नेट्स कहते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन द परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। तीसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द करंट। जैसे इसे करंट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो इसके जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, उस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में हम लोग किसी भी तरह का स्ट्रेंथ को, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं किया जा सकता। ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स से इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट के बीच में।
तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग खत्म करेंगे। होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ए सर्कुलर लूप में किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा सर्कुलर लूप में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ए सोलिनॉइड, या फिर पोलैरिटीज ऑफ द कॉइल का पोलैरिटीज हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लॉक रूल। और अगले क्लास में हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।